गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको हमने गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं बताई थी, जिसमें वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में बात की थी। आज दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक, देखो वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी आपने पढ़ा था। फोकस दूरी को F से और वक्रता त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं। इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है। तो मान लेंगे यदि दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो, तो और साथ में ये भी लिख देंगे तथा दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो ध्यान रखनी है कि जो दर्पण की फोकस दूरी F होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसमें प्रूफ नहीं है आपके वे, केवल सूत्र जानना है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी कब, जब दर्पण का द्वारक ध्यान देना है। यदि ये दर्पण दिया हुआ है तो द्वारक आपने को बताया था आपने ये होता है, लेकिन ये द्वारक बहुत कम होना चाहिए, तो सूत्र प्रूफ होके आता है कि फोकस दूरी F R की आधी होती है। तो F इक्वल टू होता है R/2, या इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F। इस पर आधारित विकल्प या न्यूमेरिकल आया करता है और कुछ कठिन बात नहीं है इसमें। वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी एक पर दिया रहता है, दूसरा पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चनों में कह सकता है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आप 24 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी याद करो, तो हम जानते हैं दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो R का मान 24/2 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा होता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी के स्थान पर देते हैं क्वेश्चनों में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी याद करो। या कहेंगे एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, फोकस दूरी याद करो। तो यदि दर्पण का नाम लेता है अवतल, तो आपको हमने बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही ऋणात्मक होती हैं। इसकी ये दर्पण पूरा होगा, इसका गोला ये बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या ये आएगी। यदि ये दर्पण अवतल है तो वक्रता त्रिज्या माइनस में लेनी है, R इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। F याद करना है तो R का मान माइनस का 24 रखेंगे, 12 सेंटीमीटर माइनस की फोकस दूरी निकल कर आएगी। और ये इसी में कह देता कि ये दर्पण उत्तल है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इधर होती है, आपको बताया था हमने तरीका। तो ये दूरी होती है प्लस की R होगी, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह ले लेना है। ठीक, तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। न्यूमेरिकल हल करते समय याद रखना है कि दर्पण कौन सा कह रहा है। अधिकतर क्वेश्चनों में दर्पण अवतल लेते हैं, जिससे चिन्ह को ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी R अवतल दर्पण के लिए निगेटिव था और F अवतल दर्पण के लिए निगेटिव आएगा, इतना ध्यान रखना है। और यदि दर्पण वो उत्तल हो, दर्पण यदि उत्तल है तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वो पॉजिटिव होगी और फोकस दूरी भी आपकी पॉजिटिव होगी। इसको नोट कर सकते हैं और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पणों से
प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं और किसी एक गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पूछा भी जाता है। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के बाद प्रतिबिंब गोली दर्पणों से तभी उसका किरण आरेख खींच सकते हैं जब गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम हमें ज्ञात हो। यदि नियम ज्ञात होंगे तो बहुत आसानी से वस्तु को किसी भी स्थिति में रखेंगे, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींच सकते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम क्या आता है, ध्यान देना है सभी को। ये आपका दर्पण है अवतल, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव इसका हो गया, इधर इसका फोकस बिंदु हो गया। और दूसरा दर्पण ये बना रहे हैं, ये दर्पण आपका है उत्तल, ये इसका ध्रुव है, ठीक। इसका फोकस जो है इधर होता है और चाहो तो इस मुख्य अक्ष को डैश में भी खींच सकते हैं या ऐसे खींच लेंगे। तो फर्स्ट ला क्या आता है प्रतिबिंब बनाने का कि कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, कोई प्रकाश किरण ले लें, प्रकाश की कोई किरण लें और वो मुख्य अक्ष के समांतर चले, इसमें भी हम दिखा सकते हैं कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, इस अक्ष के समांतर चले, तो जब गोली दर्पण से उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर जाती है, ठीक। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी। लेकिन इस वाले दर्पण में ध्यान देना है, इस वाले दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तित होगी, वापस लौटेगी, लेकिन ये इस प्रकार वापस लौटेगी, ऐसा प्रतीत होगा मानो ये फोकस से आ रही हो। या आप इधर से देख लें तो ऐसा प्रतीत होगा फोकस से जा रही हो। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से जाएगी, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। तो सभी लोग लिख भी सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। फर्स्ट नियम ये हो गया आपका, ठीक। इसके बाद इसका दूसरा नियम है, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम क्या है, ध्यान दीजिए। तो गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के दूसरे नियम जो है वो बिल्कुल पहले नियम का अपोजिट है, उल्टा है, पहले नियम का बिल्कुल उल्टा। ध्यान देना, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम पहले नियम के विपरीत है। पहले नियम में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, इस वाले नियम में देखना है क्या है। पहले नियम में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर गई या फोकस से आती प्रतीत हुई, बस इनका पथ बदल दो, इसको उल्टा कर दो किरण को। ये इसका फोकस हो गया F, ये इधर इसका फोकस हो गया है। इस बार क्या करना है कि प्रकाश किरण को फोकस से लेकर जाना है। ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गई, ठीक। और इसमें क्या करना है कि ये प्रकाश किरण फोकस की ओर गई, ये फोकस की ओर जाएगी, ऐसा प्रतीत होगा फोकस की ओर जा रही है। बिल्कुल वैसे उसका अपोजिट कि इसमें फोकस से गुजरी थी, इसने हमने फोकस से पहले गुजार दी। अब ये इससे टकराकर परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें परावर्तन होगा, ये परावर्तित होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। क्या नियम बना कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
मुख्य फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और ये तो केवल बात करते हैं किस दर्पण की, अवतल दर्पण। ठीक, यदि बात करते हैं उत्तल की, दोनों को मिलाकर एक साथ बोले तो क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस से जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप गौर करें तो बिल्कुल सेम ये एक दूसरे के विपरीत है। जरूरी नहीं हमने इसको ऐसे बनाया, इसको बनाने का ये भी तरीका है कि ये हमने दर्पण ले लिया और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ध्रुव P हो गया, ये फोकस माना। हमने किरण को ऐसे गुजारा इसका अपोजिट दिखाने के लिए। आप क्या करें, किरण को ऐसे भी गुजार सकते हैं, ये फोकस से गई और फोकस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये भी वही बात है, जो ये है वही है। ठीक, भाई हमने क्या किया, इसमें ऐसे फोकस से गुजार दिया, इसमें ऐसे, इसका अपोजिट दिखाने के लिए इसमें ऐसे किया जो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपके जो प्रतिबिंब बनना जहाँ पर आएगा उनमें अधिकतर किरण ऐसे ही गुजरेगी। ठीक, तो चाहो तो फिगर में ये बना लेना या ये बना सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक, इसके बाद प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम क्या है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम, ध्यान देना कि तीसरा नियम पहले दूसरे नियम जैसा नहीं है। यह दर्पण आपका हुआ अवतल, ये इसका ध्रुव हो गया और यहाँ फोकस होगा और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा। देख लेना, चित्रों में देख सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी अगर हम ये f ले लें तो ये दूरी होती फोकस दूरी इतनी, और इतनी दूरी होती वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी r जो है इतनी दूरी की दुगनी कह सकते हैं या इतनी दूरी को इसकी आधी कह सकते हैं, f बराबर r/2। तो यहाँ फोकस से मतलब नहीं है, आप प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये वक्रता केंद्र लेंगे। दूसरा भी दर्पण बनाकर दिखा दे रहे हैं, उत्तल वाला। उत्तल वाले दर्पण में क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, उत्तल वाला दर्पण, ये तो भाई उत्तल बना जा रहा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में इसका जो वक्रता केंद्र है वो किस ओर होता है। ठीक, इसका फोकस अगर देखोगे तो यहां कहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना कि कोई प्रकाश की किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाए, जैसे अवतल दर्पण है, इसमें ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक, वक्रता केंद्र से होकर गई C से, या इस दर्पण में अगर दिखाना है तो वक्रता केंद्र की ओर गई, ऐसा प्रतीत होगा ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ठीक, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जैसे ऐसे आ रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस चलेगी, उसी मार्ग पर वापस चलेगी। तो नियम क्या बना कि वक्रता केंद्र से जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब एक बात आती है कि वापस ही क्यों लौट गई, ध्यान देना भाई, वापस क्यों लौट गई, और कुछ नहीं हो सका। तो इसका भी कारण है, ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था, ये कोई समतल पृष्ठ है, चिकना तल है और ये अभिलंब खींच दे, प्रकाश की किरण ऐसे आती थी और परावर्तित होकर ऐसे चली जाती थी। तो ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर बनता था, आई आर आपस में बराबर होते थे। लेकिन यदि ये किरण बिल्कुल ऐसे ना आकर अभिलंब के अनुदिश आए, यदि ये किरण ऐसे आए इस तरह से, ऐसे नहीं आ रही, बिल्कुल अभिलंब के अनुदिश आ रही, ये किरण ऐसे आ रही है ऐसे, तो आपतन कोण तो बनेगा नहीं। जब प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आएगी तो आपतन कोण 0 बनेगा, क्योंकि आपतन कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का, और अभिलंब भी आपका ऐसे खींचा हुआ है और आपतित किरण भी ऐसे आ रही है, तो उनके बीच का कोण बना 0।
अर्थात इंसिडेंट एंगल का मान हुआ 0, आपतन कोण 0 हुआ। फिर क्या हुआ, हम जानते हैं अगर आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आर भी 0 होगा। आर कब 0 हो सकता है कि जब ये किरण इसके अंदर चली जाए, अभिलंब के अंदर सी वापस लौट जाए, तो आर भी 0 बनेगा। जरा यहाँ पर देखते हैं ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, आपको अभिलंब की परिभाषा बताई थी कि दर्पण के किसी बिंदु को केंद्र से यदि मिला दें तो रेखा अभिलंब होती है। इसका मतलब अभिलंब ये है, अभिलंब पूरा, तो और प्रकाश किरण भी ऐसे आ रही, तो इस पर आपतन कोण 0 बनेगा, परावर्तन कोण भी 0 बनेगा। परावर्तन कोण 0 होगा, प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए अभिलंब के अंदिश आएगी, अभिलंब के अंदिश आने पर आपतन कोण 0 बनेगा, परावर्तन कोण भी 0 बनेगा, वापस लौट जाएगा। ठीक, तो तीसरा नियम आपका बन गया कि वक्रता केंद्र से जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए इसके बाद एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करते हैं, बहुत छोटा सा, वो आपको नोट नहीं करना है, केवल समझना है कि गोली दर्पण से हम दूरियां कैसे नापते हैं। भाई गोली दर्पण के सामने कोई वस्तु रखें तो वस्तु कितनी दूर रखी है, उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूर बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई किस प्रकार से लेनी है, वस्तु की लंबाई किस प्रकार से लेनी है। तो यह आता है कि गोली दर्पणों से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी थोड़ा ध्यान रखना, गोली दर्पणों से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि पहले इनके भी नियम हैं और आप केवल एक तरीका याद रखना, सारे नियम अपने आप इसमें बने रहेंगे। कि मुख्य बात यह है कि सभी दूरियां जो है वो हम दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। ठीक, जो भी दूरियां मुख्य अक्ष के अंदिश वाली लेनी है इधर उधर की, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, तो जो भी दूरियां मुख्य अक्ष के अंदिश लेनी है वो इसके ध्रुव से नापेंगे। ठीक, ध्रुव से इधर की दूरी नापनी है, ऐसे नापेंगे, इधर की दूरी नापनी है, ऐसे नापेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया ए, तो दूरी पी है लिखेंगे, इधर कोई पॉइंट ले लिया बी, तो अभी इधर की दूरी पी भी लिखेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। और दर्पण पर जो प्रकाश किरणें हैं वो हमेशा बाईं ओर से ही डालते हैं, मतलब इधर से प्रकाश किरणें, दर्पण पर जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी, या ये कह सकते हैं कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। ठीक, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अंदिश नापी जाएंगी और वस्तु हमेशा ध्यान रखनी है बाईं ओर रखेंगे। ठीक, दर्पण चाहे जो भी हो। और ऐसे मान लीजिए दर्पण की बात करते हैं उत्तल की, तो ध्यान रखना ये उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव, इधर की दूरी लेनी, इधर की दूरी लेनी, इधर से नापनी। ठीक, तो अब चिन्हों का निर्धारण कैसे करें, तो देखो चिन्हों का निर्धारण करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करेंगे, ध्यान रखना निर्देशांक ज्यामिति बहुत आसान है। आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में हम कागज के तल पर दो परस्पर अगर रेखाएं खींचने लंबवत जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये अच्छे कहलाते हैं। ठीक, इसमें से एक को एक्स अक्ष मान लेते हैं, एक को वाई अक्ष मान लेते हैं। ठीक, तो दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर कैसे लग सकती है, हम जानते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये वाई डैश मान ले, एक्स डैश मान ले, तो इधर की दूरी आप जानते हैं कैसी होती है, प्लस की, इधर की दूरी माइनस की, इधर की दूरी ऊपर की, ये प्लस की दूरियां हैं और नीचे की दूरियां सब काहे की होंगी, माइनस की। बस ये अगर आप याद रखो तो चिन्हों की कभी गड़बड़ नहीं हो सकती कि दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं और ज्यामिति का उपयोग करते समय ये होता है आपका मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु को दर्पण का ध्रुव मान लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर दो रेखाएं कैसे खींच सकते हैं, एक रेखा ये हो गई कि नहीं,
तो ये मूल बिंदु को दर्पण का ध्रुव मान लिया। अब आपको अगर ध्रुव से दूरियां इधर की लेनी है, इधर का मतलब किधर की, दाईं ओर की, तो ये कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। इधर की दूरी लेनी बाईं ओर की, तो कैसे आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। ऊपर की दूरियां लेनी है, तो ये दूरी कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ये अच्छे ध्यान रखें। इधर की दूरी लेनी है, ये सब आपकी दूरी कैसे आएगी, माइनस में। सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है कि हम इस लाइन को ऐसे खींच दें, ये अच्छे मान लें, ठीक। तो इधर की दूरी आपकी प्लस की रहेंगी, इधर की दूरी ऊपर की दूरी प्लस की रहेंगी, इधर की दूरी काहे की रहेंगी, माइनस की, और नीचे की भी दूरी काहे की रहेंगी। अरे यार ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान है। निर्देशांक ज्यामिति में ये तो करते हैं, आप बिंदुओं का निर्धारण करते हैं तो इसी प्रकार से चिन्ह लेते हैं। सेम दर्पण में है, कोई नियम नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है, ये ऊपर की दूरी प्लस की, नीचे की दूरी माइनस की, बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस, इतना ध्यान रखो, आपको चिन्ह की कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। ये नोट करने वाला टॉपिक नहीं है, अगर आपको नोट ही करना है तो ये लिख सकते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना है कि कौन सी दूरी किधर ले रहे हैं, दाहिनी ओर प्लस, बाईं ओर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक। तो आसानी से हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। इसके बाद आगे कल आपको बताएंगे कि दर्पणों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो अगले टॉपिक में होगा, ठीक।